सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। सो आज के 5 AM क्रैक प्रीलिम्स सीरीज़ के अंदर लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन नेमिंग। तो इसमें अगर आप देखोगे, पहला जो स्टेटमेंट है, इन द अटलांटिक इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इन द अटलांटिक एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इंडियन ओशन एंड साउथ पैसिफिक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रिसीव नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड वुमेन एंड मेन नेम्स आर अल्टरनेटेड. Nation in the northern Indian Ocean began using a new system for naming tropical cyclone in 2000. The names are listed alphabetically country-wise. The women and men names are alternated. If the cyclone is particularly deadly or costly, then its name is retired and replaced by another one. ये आपको करेक्ट जो है, करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बताना है. सो जो ऑप्शंस हैं वो आप देख सकते हो. जो ऑप्शंस हैं, सो फर्स्ट है A3 ओनली. अब देखो यहाँ पे इफ़ यू रीड इट केयरफुली, यहाँ पे अगर इन जनरल देखा जाए तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की आपकी गाइडलाइंस हैं और उस गाइडलाइंस में अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है. जैसे इंडियन ओशन रीजन में अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, डिफरेंट जोन्स आपके डिवाइडेड है. उसमें जो कंट्रीज़ हैं उनके जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा नाम सबमिट होती है. लगभग जैसे इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो 13 रेंजेस हैं, 13, और उसमें 13 लिस्ट प्रिपेयर होती है. और अल्टरनेट वे में जो लिस्ट है, जैसा भी लिस्ट 1 है, उसमें अलग अलग देशों ने अपना नाम सबमिट किया और जो नाम है उन नाम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपका रखा जाता है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, नेशन इन द नदर्न इंडियन ओशन बिगन यूजिंग a new system. In nation in the northern Indian Ocean began using a new system of naming tropical cyclone in 2000. The names are listed alphabetically country-wise and are gender neutral. मतलब यहाँ पे मैन वुमेन ऐसा इस तरीके से नेम का फोकस नहीं किया जाता है. रादर द फोकस इज टूवर्ड्स जेंडर न्यूट्रल. मतलब ऐसा मैन वुमेन का जो कंसेप्ट है उस पर नहीं ऐसे फॉलो किया जाता. मैन वुमेन का नाम अल्टरनेट हम यूज़ करेंगे, तो जेंडर न्यूट्रल नेम का रखा गया. तो ये नदर्न इंडियन ओशन रीजन की बात है. अटलांटिक एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर, इंडियन ओशन एंड साउथ ओशन, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो उनका नाम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है. वुमेन मेन नेम्स आर अल्टरनेटेड. और साइक्लोन्स इज पर्टिकुलरली डेडली और कॉस्टली. अगर मान लो कोई ऐसा साइक्लोन है, बड़ा साइक्लोन है, और उस साइक्लोन का जो नाम है वो साइक्लोन फिर दोबारा उसका नाम यूज़ नहीं किया जाता है. मतलब नेम इज़ रिटायर्ड और रिप्लेस्ड. अगर ऐसा साइक्लोन ने नाम रखा और आया पता ही नहीं चला तो उस नाम को दोबारा से यूज़ किया जा सकता है. तो जो आंसर है हियर, दैट इज़ 1 and B. सो दैट इज़ 1 and 3 B. सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज सौरभ पांडे. तो ये अगर आप देखोगे तो ये आपका न्यूज़ आई थी. फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट consider the following statement about La Nina. It is a weather pattern that can occur in the Pacific Ocean every 5 years. El Nino is more frequent than La Nina. La Nina causes heavy floods in southern American countries of Peru, Ecuador, drought in Australia, high temperature in West Pacific Indian Ocean of the Somalia coast. यहाँ पे करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो आपको बताना है. तो ये भी न्यूज़ अगर आप देखोगे, डाउन टू अर्थ से ये न्यूज़ आपकी ली गई है. IMD प्रिडिक्ट अ वार्म विंटर इन सम रीजन डिस्पाइट ला नीना. देखो ला नीना की अगर बात करते हैं या एल नीनो की बात करते हैं, ये दोनों जो इवेंट्स हैं देट ऑकर्स इन पैसिफिक ओशन रीजन. इस पे जो करंट्स इन्वॉल्व है, जैसे पेरू करंट जो कि कोल्ड करंट है, इसे हम हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट एज अ हम्बोल्ट करंट. तो ला नीना जो नॉर्मल सर्कुलेशन है वही इंटेंसिफाइड आपका हो जाता है. दैट गेट इंटेंसिफाइड अगर आप ला नीना की बात करते हैं. और ला नीना का जो अपोजिट है वो आपका एल नीनो रहता है. तो यहाँ पे जैसे ये अगर फॉर एग्जांपल ये साउथ अमेरिका है और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो इधर आपकी कोल्ड करंट रहती है जिसे पेरू करंट कहते हैं. और ला नीना के टाइम पे व्हाट हैपन्स की जो सर्कुलेशन है, कुछ यहाँ पे हवाएं गर्म पानी होने की वजह से ऊपर जाती हैं और यहाँ हवाएं आपकी सेटल करती हैं. तो जो इस प्रकार से जो सर्कुलेशन है बनता है, ऑस्ट्रेलिया की इधर बारिश होती है. तो ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, और ये अगर इंटेंसीफाई हो जाता है तो इसे हम ला नीना कहते हैं. ठीक है, वी कॉल इट एज ला नीना. अगर यही आपका डिफरेंट हो जाए, इन द सेंस ये रिवर्स हो जाए, मतलब पेरू करंट वार्म हो जाए और ये पूरा सर्कुलेशन रिवर्स हो जाए, बारिश यहाँ होने लग जाए और बारिश यहाँ होने लग जाए, सूखा यहाँ पड़ने लग जाए, तो ये एल नीनो कंडीशंस होती है. तो यहाँ पे देखा जाए तो जो इट इज़ अ वेदर पैटर्न दैट कैन ऑकर इन पैसिफिक ओशन एवरी फ्यू ईयर्स. ये सही स्टेटमेंट है. एल नीनो ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, ये भी सही है. ला नीना कॉजेज हैवी फ्लड इन साउथ अमेरिका एंड कंट्रीज ऑफ पेरू. अब देखो ला नीना जो इवेंट है, क्योंकि
ला नीना नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में रहता है, यहाँ कोल्ड करंट है, यहाँ एटाकामा डेजर्ट है, तो यहाँ पे आप देखो कि ला नीना के टाइम पे ड्रॉट कंडीशंस और ज़्यादा सीवियर बन जाती हैं। तो ये जो कहना कि ला नीना की वजह से हैवी फ्लड्स होते, इट्स बिकॉज ऑफ द एल नीनो, इट्स नॉट बाय द ला नीना। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। यहाँ पे फिर बाकी स्टेटमेंट सही है, आंसर है दैट इज़ 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं, consider the following statement about global methane pledge. India was also a signatory. The pledge was proposed by United Nations Environment Program. It aimed a 30% reduction in global methane emission from 2020 level by 2030. यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। ये भी न्यूज़ देखोगे तो डाउन टू अर्थ से ये जो न्यूज़ है वो आपकी ली गई है, और दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ग्लोबल मीथेन प्लेज पर प्रश्न आपका बन जाता है। सो इंडिया वॉज नॉट अ सिग्नेटरी, आपको याद रखना है इंडिया सिग्नेटरी नहीं है ग्लोबल मीथेन प्लेज का, तो ये आपको ध्यान रखना। प्लेज वॉज प्रपोज्ड बाय यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स एट द मेजर इकोनॉमिक्स फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट। तो ईयू और यूएस इसमें इन्वॉल्व थे जब मेजर इकोनॉमिक्स फोरम एनर्जी और क्लाइमेट पे हुआ था, तो ये गलत हो गया। आंसर आपका ये वाला सही है, इट एम्ड 30% रिडक्शन ग्लोबल मीथेन एमिशन का फ्रॉम 2020 लेवल बाय 2030। तो आंसर जो है दैट इज़ 3 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज रिलेटेड दिस फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे, so recently the head of the world major economic group of 20 G20 nations approved a new global minimum corporate tax. The deal announced at the G20 summit in Rome, Italy aims for to prevent multinational from paying lower taxes by booking their profits in tax haven to make them pay tax wherever they operate or conduct business, but they must have physical presence in the country. यहाँ करेक्ट आपको जो है बताना। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे, अगर यहाँ देखा जाए तो ये भी डाउन टू अर्थ न्यूज़ आई थी, ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्सेशन द न्यू बेयर मिनिमम। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिसेंटली वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज द ग्रुप ऑफ 20 कंट्री नेशंस, इन्होंने ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की बात की है, और ये आपका डील अनाउंस किया गया G20 समिट रोम इटली में। इसका एम क्या है, एम की अगर बात करें, मल्टीनेशनल फ्रॉम पेइंग लो टैक्सेस बाय द बुकिंग द प्रॉफिट इन टैक्स हेवन। तो जैसे एक कंसेप्ट भी होता है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। मान लो एक कंपनी है, ए है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो बी में भी होगी, उसका प्रेजेंस सी में भी होगा, डी बी में भी होगा। तो जहाँ पे टैक्स थोड़ा सा रिलैक्स्ड होगा तो वहाँ पे वो अपने प्रॉफिट को शिफ्ट करेगा। मान लो यहाँ 100 रुपीज़ कमा रहा है, यहाँ 10 रुपये कमा रहा है, यहाँ 2 रुपये कमा रहा है, तो यहाँ पे टैक्सेशन मान लो सी कंट्री में हायर है, तो ये क्या करेगा, ऐसी जगह जहाँ पे उसे कम टैक्स देना पड़ता है उस कंट्री में अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, बेयर मिनिमम टैक्स पे करना, ये कंडीशन लेकर आता है। इससे क्या है कि उन कंट्रीज़ को जो टैक्स हेवन नहीं है उनको बहुत नुकसान होता है, और कई कंट्री सिर्फ टैक्स हेवन बन के ही बहुत अर्निंग आपकी कर लेती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। टू मेक देम, यहाँ पे टू मेक देम पे वेर एवर दे ऑपरेट और कंडक्ट बिजनेस इवन इफ दे डू नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन द कंट्री, टू मेक देम पे टैक्सेस वेर एवर दे ऑपरेट और कंडक्ट बिजनेस बट दे मस्ट हैव फिजिकल प्रेजेंस। यहाँ पे इवन इफ दे डोंट हैव द फिजिकल प्रेजेंस वो पे कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि आपको फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना। अंडर दिस डील देयर आर 2 पिलर्स ऑफ टैक्सेशन, 2 पिलर हैं टैक्सेशन ऑफ ऑन कॉर्पोरेशन। अंडर पिलर 1, इसको ध्यान से सुनना, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो द इम्पॉर्टेंट लाइन्स। तो पिलर 1 है आपका, पिलर 1 के अंदर अगर आप देखोगे, which is estimated to affect the world top 100 companies, government would levy tax on profit margin of above 10% से ज़्यादा अगर प्रॉफिट मार्जिन है तो वहाँ टैक्स लगाया जाएगा। और अंडर पिलर 2 देयर वुड बी अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ 15%, ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% पे करना पड़ेगा। पिलर 1 प्रोविजंस एम्पावर कंट्री टू टैक्स कंपनीज वेयर दे अर्न देयर रेवेन्यू, जहाँ पे वो ऐसी कंट्री जहाँ पे वो रेवेन्यू अर्न करेंगे और अगर एक लेवल ऑफ प्रॉफिट है तो वहाँ उनको टैक्स देना पड़ेगा। अंडर दिस कंपनी एक्सेस प्रॉफिट डिफाइंड एज इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू का 10% है, उन्हें 25% विल बी टैक्सड एट 25%। पिलर 2 में विल बी एप्लीकेबल टू ओवरसीज प्रॉफिट ऑफ मल्टीनेशनल फर्म विथ $750 मिलियन, लगभग $866 मिलियन। अगर इतना कोई भी प्रॉफिट है मल्टीनेशनल कंपनी का तो नियरली 6,400 करोड़ इन, है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन सेल्स ग्लोबली, तो ये पिलर 2 तब एप्लीकेबल होगा 15% का, इफ दे आर अर्निंग अराउंड 6,400 करोड़, इतना प्रॉफिट वो अर्न करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये सही है, आंसर है दैट इज़ 1। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर आप न्यूज़ देखोगे ये भी डाउन टू अर्थ से ही है, डाउन टू अर्थ भी हम लोग वी विल कवर
इंश्योर कि ये चीज़ें भी सारी कवर हों आपकी. सो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली took the historic decision to form a global treaty to strengthen the pandemic prevention, preparedness and response in its session held recently. An intergovernmental negotiating body will be responsible for drafting, negotiating a treaty under Article 19 of the World Health Organization Constitution. It was made in a special assembly, the second such since WHO inspection in 1948. The body will submit its outcome for the consideration by the 77th World Assembly in 2014. अब यहाँ पे ये न्यूज़ भी ग्लोबल, ये न्यूज़ भी आपकी डाउन टू अर्थ से ही है. अब देखो ये तीनों ही स्टेटमेंट, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रीड कर लो. यहाँ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का हिस्टोरिक डिसीजन टू फॉर्म अ ग्लोबल ट्रीटी टू स्ट्रेंथन पैंडेमिक प्रिवेंशन, पैंडेमिक को प्रिवेंट करना, प्रिपेयर करना, रेस्पॉन्ड करना. तो यहाँ पे ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग. एक ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी का गठन करना जो कि ट्रीटी के में क्या प्रोविजंस और सब चीज़ें इंक्लूड होंगी अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस पे. इस आर्टिकल के तहत ये बॉडी कंस्टिट्यूट होगी और ये ड्राफ्ट बनाएगी. इट वाज मेड इन स्पेशल असेंबली, सेकेंड सच सिंस WHO इंसेप्शन इन 1948. दूसरी बार ये आपका हो रहा है. द बॉडी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट फॉर कंसिडरेशन बाय 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली टू 2024 तक ये आपको सबमिट जो है वो करना है. तो यहाँ पे आंसर है दैट इज़ 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, ये भी न्यूज़ अगर आप देखो डाउन टू अर्थ से ही है. Down to earth we are trying to cover all the sources. So according to the World Migration Report published every second year by International Organization for Migration of the UN in 2020, total internal displacement due to disaster, conflict and violence has increased in comparison to 2019. Most of the new displacement is due to conflict and violence. The Japan experienced the highest absolute number of new disaster displacement in 2020. यहाँ पे आपको जो है वो करेक्ट बताना है. अब इसको प्लीज़ ट्राई टू रीड इट केयरफुली. तो यहाँ पे देखो टोटल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डिजास्टर जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट इंक्रीज इन कंपैरिजन टू 2019. ये सही है. इवन अगर देखा जाए कि डिस्पाइट कंटेनमेंट ड्यू टू द नोवेल कोरोना वायरस डिजीज पैंडमिक इन 2020, तो ये फिर भी इंक्रीज़ देखने को मिला है. और ये इंक्रीज़ लगभग 40.5 मिलियन इन 2020 फ्रॉम 31.5 मिलियन इन 2019. मोस्ट ऑफ द न्यू डिस्प्लेसमेंट इज़ ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट की वजह से, ड्यू टू कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस नहीं, क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट की वजह से है. ये आपको ध्यान में रखना है. जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉर्म की वजह से लगभग 14.6 मिलियन डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ है. फ्लड के लिए फ्लड की वजह से 14.1 है. एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से 46,000 पीपल डिस्प्लेस हुए. ड्रॉट की वजह से लगभग 32,000 जो है 32,000 पीपल डिस्प्लेस होती है. ये थोड़ा आप ये डेटा यूज़ कर सकते हो बहुत जगहों पे मेंस में. वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट अराउंड 143 मिलियन वुड माइग्रेट विद इन देयर कंट्री बाय 2050. तो इंटरनल माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर आपका बन सकता है 2050 में. क्लाइमेट चेंज की वजह से लगभग 143 मिलियन लोग माइग्रेट करेंगे. कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस हैव बीन द बिगेस्ट ट्रिगर फॉर न्यू डिस्प्लेसमेंट. कन्फ्लिक्ट और वायलेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, बट रिसेंट ईयर ये ट्रेंड चेंज हुआ है. कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की जो प्लेस हो क्लाइमेट चेंज ले रहा है. फिलीपींस में हाईएस्ट, मतलब इट एक्सपीरियंस द हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ न्यू डिजास्टर डिस्प्लेसमेंट. तो फिलीपींस में सबसे ज़्यादा डिजास्टर की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है. 2020 का डेटा अगर देखा जाए, जो डेटा आपका नया है, तो ये सब फैक्ट्स आप धीरे धीरे लिख सकते हो. यहाँ पे जो आंसर है तीनों ही, यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट सही, बाकी दो स्टेटमेंट आपके गलत है. यहाँ पे जापान एक्सपीरियंस्ड है, इट्स नॉट जापान, इट्स फिलीपींस. नेक्स्ट देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट about Sri Lankan Malayama Tamil workers. They were brought from India to work in agriculture sector 200 years ago. They were disenfranchised, rendered stateless, denied basic rights. Roughly 1.5 lakh people from community with a population of over 10 lakh are engaged in direct labor in the states and most of them are women. यहाँ पे आपको करेक्ट जो है बताना था. यहाँ पे अगर आप देखोगे हिंदू का ही आर्टिकल है. सो इसमें ये दे वर ब्रॉट इन इंडिया टू वर्क इन प्लांटेशन सेक्टर. वैसे आप इसको सही भी ले सकते हो, एग्रीकल्चर, या फिर अगर देखा जाए तो प्लांटेशन सेक्टर है. ठीक है,
प्लांटेशन, अब वाइडर डेफिनेशन को देखोगे तो प्लांटेशन को भी एग्रीकल्चर में काउंट कर सकते हैं, लेकिन जनरल प्लांटेशन के लिए ही है, तो ये आंसर आपका 2, 3 होगा। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये कम्युनिटी अभी न्यूज़ में भी थी, तो ये ध्यान में रखना है। सो 5 AM सीरीज़ का ये सेशन आज में इतना ही। अगर अभी तक आप अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से जुड़ें, यूज़ दिस कोड SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनुअल प्राइज़ हाइक, जो फर्स्ट प्राइज़ हाइक है 9 दिसंबर को है, UPSC CSE कॉम्बैट का हिस्सा जरूर से बना है, 12 दिसंबर को है, और फ्री टेस्ट सीरीज़ अनअकैडमी कॉम्बैट अभियान, ये सब चीज़ें आप इन पे एनरोल कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ये ग्रेट बेनिफिट्स हैं। अभी आप जुड़ते हैं तो आपको, जैसे आप मेरे कोर्सेज देख सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर कोर्सेज देख सकते हैं, सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, लाइव मेंटरिंग, टेस्ट एनालिसिस, सारी चीज़ें आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। और जो आप ज्वाइन करेंगे तो 20 GS के बुक्स भी आपको मिलेंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।